इंटेंसिटी और फ्लक्स, ये दो शब्दों को आज हम अच्छी तरह जानेंगे। दोस्तों, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी एक जगह वहाँ वो कितना प्रेजेंट है या फिर उसकी मात्रा कितना है, कितने इंटेंसिटी से आप किसी चीज को समझते हो तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, मतलब कितना ज्यादा एक जगह पे कितना ज्यादा। इसके पहले जो शब्द लगता है वो सोर्स का इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब वहां पे ग्रेविटी कितना है एक जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर लाइट इंटेंसिटी। तो मान लीजिए ये बल्ब है, यहाँ पे बल्ब की रोशनी हर जगह पे आ रही है, तो इस रोशनी को, इस फील्ड को, ये लाइट के फील्ड को हम लाइंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लाइंस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है फील्ड का, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये लाइंस के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे लाइंस नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये लाइंस को हम वेक्टर फील्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट में से कितने लाइंस जा रहे हैं वो है इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। और फ्लक्स क्या होते हैं? फ्लक्स यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में से, इस एरिया में से कितने लाइंस जा रहे हैं, वो है फ्लक्स। तो अभी ये एरिया में से आप देख रहे हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ लाइंस जा रहे हैं, सो दैट इज फ्लक्स। सो फ्लक्स रिप्रेजेंट विथ फाई एंड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट विथ आई। जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पे हम इंटेंसिटी चाहते हैं, तो यहां से फ्लक्स या इंटेंसिटी यहां पे अभी कम हो गए क्योंकि हम सोर्स से दूर आ गए हैं। तो यह है इंटेंसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से दो मासेस जो है वो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो फोर्स कितना होता है? वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसी अमाउंट के फोर्स से ये इसको खींच रहा है और इसी अमाउंट के फोर्स से ये इसको खींच रहा है। मोशन किसका हो रहा है वो दूसरी बात है। सो फोर्स है तो मोशन ऑलवेज होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से हटा दें तो क्या इसका फील्ड, इसका ये खिंचाव जो है वो यहाँ मौजूद है? हाँ, वो यहाँ मौजूद है। उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ है, ये अर्थ के इर्द गिर्द ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये फील्ड हम दिखाएंगे इस तरह से। तो किसी एक पॉइंट में से ये कितने लाइंस गुजर है, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव लाइन। इसकी डायरेक्शन जो है वो हम इनवर्ट दिखाएंगे। तो किसी एक पॉइंट पे इसका फील्ड कितना है उसे हमको कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी। तो इसे हम डिफाइन करेंगे फोर्स पर यूनिट मास। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिफाइन करेंगे कूलम्ब्स लॉ ने जो फोर्स डिराइव किया है एनालॉग टू ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ, उसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये चार्ज Q है और इस पॉइंट पे, इस r डिस्टेंस पे, ये पॉइंट पे हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये डिफाइन करेंगे। सो दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, Q by r स्क्वायर r कैप। अभी यहाँ पे जैसे G है वैसे हमने यहाँ K लिया है, तो K कांस्टेंट है। इसका वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन 0। Epsilon 0 is the permittivity of medium. After some time I will tell what is the permittivity of medium. यहाँ अगर हमें फ्लक्स डिफाइन करना है तो हम लेंगे छोटा सा एरिया जिसमें से फ्लक्स
कितने जा रहे हैं वो हम डिफाइन करेंगे। तो ये एरिया जो होता है वो वेक्टर होता है, तो इसका ये डायरेक्शन है ए, और ई का भी डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन देख सकते हैं सेम है। अगर ये सेम है तो इनका एंगल 0 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक पॉइंट में से अगर ई लाइंस जा रहे हैं, एक पॉइंट में से अगर ई लाइंस जा रहे हैं तो ये एरिया में से कितने जा रहे हैं, सो दैट विल बी द ई इंटू ए। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ए। अगर हम ये छोटा सा एरिया मान ले, ये एरिया जो है वो छोटा है, तो यहाँ ई डॉट डी ए ये होगा फ्लक्स। अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा कितना फ्लक्स बाहर फेंक रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, सो से दिस इज डी फाई is the amount of flux passing through this small area, and total flux जो है वो हम फिर डिफाइन करेंगे। ये छोटे छोटे ऐसे एरिया हम ऐड करते जाएंगे, यहाँ ऐसे छोटे छोटे एरिया हम ऐड करते जाएंगे। इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन जो होता है वो एडिशन ही होता है, तो इंटीग्रेशन इज द एडिशन ऑफ कंटिन्यूस पार्ट। सो वी विल गेट हियर ई डॉट डी ए। जब चार्ज को हम स्टेशनरी मानते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी करते हैं, मगर चार्ज जो है वो किसी न किसी रेफरेंस में मोशन में होता ही है। तो अगर चार्ज मोशन में है तो वो देगा मैग्नेटिक फील्ड, और दुनिया में जहाँ कहीं भी मैटर है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि वहाँ के चार्ज जो है वो मोशन में होते हैं। तो ये चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड कलेक्टिवली कहीं ज़्यादा होती है, जैसे कि मैग्नेट्स जो मटेरियल है उसकी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उनके जो टाइनी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को सब एक जगह अलाइन करते हैं, वो एक दूसरे की फील्ड को ख़त्म नहीं करते हैं, वो बढ़ा देते हैं, इसलिए उनकी फील्ड ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ही बनाता है। तो मोशन, चार्ज का मोशन स्टार्ट नाउ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम हमारा राइट हैंड का थंब जो है वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में या फिर उसके मोशन के डायरेक्शन में लेके जाएंगे, और जो फिंगर कर्ल होंगे वो देगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये कर्लिंग फिंगर, ये जो लाइन बताया है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जाता है तो उसके इर्द गिर्द उसकी फील्ड वैसे बनती है। तो ये अभी फील्ड ऐसे जा रही है, ये इधर जा रहा है तो ऐसे। सो यू कैन फाइंड फील्ड डायरेक्शन। इफ यू वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यहाँ पे हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सपोज ये डिस्टेंस r है, तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मगर यहाँ पे जो फर्क है, यहाँ पे q बाय आर स्क्वायर आर कैप, तो e ये जो है ये r के ही डायरेक्शन में है, मगर यहाँ पे b जो है वो r के डायरेक्शन में नहीं रहेगा, ये डायरेक्शन में नहीं रहेगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो और दूसरा फर्क है कि q को वेलोसिटी है, ये चार्ज को वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे k प्राइम, इसके जैसा k प्राइम q v क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज के लिए, एक चार्ज जो मोशन में है उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दिया है बायोवर्ट-सेवर्ट ने। सो दिस इज द बायोवर्ट-सेवर्ट लॉ, दिस इज कूलम्ब्स लॉ एंड दिस इज न्यूटन्स लॉ। ये जो हमने k डिफाइन किया था 1/4πε0, यहाँ पे k प्राइम जो है वो हम डिफाइन करेंगे
4 पाई म्यू जीरो बाय 4 पाई। म्यू जीरो जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, दोनों का मीनिंग सेम है। टू व्हाट एक्सटेंट मीडियम विल अलाउ फील्ड टू पास थ्रू इट। हम देखते हैं अभी गॉस लॉ क्या है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट जो है वो ये है कि फ्लक्स एनक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस, total normal electric flux enclosed by the closed surface is equal to charge enclosed by that closed surface divided by permittivity of medium। तो अभी यहाँ पे permittivity फ्री स्पेस का लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी ये चार्ज है और ये चार्ज के इर्द गिर्द मैं एक सिमेट्री सरफेस अगर डाल दूं तो कितना लाइंस जा रहा है। यहाँ से मैं एक हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम करता हूँ, तो इस सरफेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो अभी एक छोटे के लिए हम कर सकते हैं कि इस एरिया में से कितने फ्लक्स जा रहे हैं। तो ये एरिया सपोज DA है और यहाँ से E जा रहा है, तो ये E और DA ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि मैंने ये स्फेरिकल चार्ज अज्यूम किया, तो यहाँ हर जगह कहीं पे भी मैं अगर DA निकालूं तो वहाँ E और DA पैरेलल होगा। कहीं पे भी अगर मैं निकालूं तो E और DA पैरेलल होगी। E और DA पैरेलल है, तो उस कारण क्या होगा, ये E डॉट DA अगर ले हम E डॉट DA अगर ले तो E डॉट DA इक्वल टू E DA cos थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, थीटा जो है वो 0 है, दोनों एंगल 0 है। तो सिमेट्री सिचुएशन का मतलब यही है कि अगर मैं सिमेट्रिक सरफेस लूँ जहाँ के E और DA ये पैरेलल हो, तो वो केस में मेरा इंटीग्रेशन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा? फाई को हमने डिफाइन किया था E डॉट DA, ये छोटे से एरिया के में से जो फ्लक्स निकल रहे हैं वो E डॉट DA, और टोटल फ्लक्स जो ये सर्कल में से निकल रहे हैं वो है इंटीग्रल E डॉट DA। अभी देखिए यहाँ E और DA, E डॉट DA इक्वल टू E DA cos थीटा जो है 1 हो गया, E बाहर निकल आएगा। और E बाहर अगर निकल आया, क्योंकि E यूनिफॉर्म है, ये सरफेस से हर जगह सेम E निकल रहा है, तो वेरिएबल नहीं है, वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल आएगा। और DA, तो ये DA जो है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसका स्फीयर है, स्फेरिकल का एरिया होता है 4 पाई r²। तो इस तरह हमने फाई निकाल लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ये राइट हैंड साइड का जो Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है इसने कितना फ्लक्स एनक्लोज किया है, कितना चार्ज एनक्लोज किया है। तो वो चार्ज एनक्लोज किया है, सपोज ये Q चार्ज है तो इसने Q चार्ज एनक्लोज किया है। सो हियर वी गॉट E इक्वल टू Q एनक्लोज, और ये जो DA है वो 4 पाई r² एंड एप्सिलॉन 0। तो दिस इज नथिंग बट ए कूलम्स लॉ। तो यहाँ गॉस लॉ जो है वो भी सेम रिजल्ट दे रहा है। अभी देखते हैं ये फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी ये समझो ये यहाँ पे चार्ज है, इसका फील्ड जा रहा है। यहाँ मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इस बॉक्स में से कितना फील्ड जा रहा है, इस टोटल बॉक्स में से कितना फील्ड जा रहा है। तो इस बॉक्स में से टोटल फ्लक्स जा रहे हैं 0। Total electric flux passing through the box is 0. Why? Because number of flux entering into the box is
इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लिविंग टू द बॉक्स। जितने फ्लक्स ये बॉक्स में आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। मगर अगर मैं पूछूं कि ये सरफेस में से या फिर ये सरफेस में से कितने जा रहे हैं, तो वो उसका आंसर देने के लिए हमें कुछ ट्रिक यूज करने पड़ेगा। अगर सिमेट्री अगर मिलती है तो ही ये पॉसिबल है। अभी कंसीडर करो ये चार्ज को हम इनसाइड ले लेते हैं ये बॉक्स के। चार्ज जो है वो बॉक्स के सेंटर पे है और हम अभी पूछेंगे कि ये सरफेस में से कितने फ्लक्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये फेस का अगर एरिया देखी जाए तो वो ये डायरेक्शन में है और ई का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल नहीं है ए को। ये सभी फेस पे ई और ए पैरेलल नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे ई और ए पैरेलल है, मगर दूसरी जगह ये ई और ए पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे जो गॉस लॉ का जो लेफ्ट हैंड साइड है ई डॉट डी ए वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एंगल वेरी हो रहा है। मगर फिर भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ सिमेट्री है। हर फेस में से टोटल फ्लक्स जो है वो Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0 है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। और जो टोटल नंबर है उसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 6 सरफेस से इक्वल फ्लक्स जा रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि सिमेट्री है, चार्ज सेंटर में है, उसके कारण हर फेस में से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जा रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि इस सरफेस में से जो जा रहे हैं, ये सरफेस समझो ए है, तो ए सरफेस में से कितने फ्लक्स जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं टोटल फ्लक्स पूरे बॉक्स में से डिवाइड बाय 6, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 6। अभी टोटल फ्लक्स जो है वो गॉस लॉ देता है Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, वो जितना चार्ज एनक्लोज किया, जितना सरफेस में चार्ज एनक्लोज किया उतना फ्लक्स होता है। तो इसने कितना एनक्लोज किया है, ये सपोज Q चार्ज है, तो यहाँ पे Q बाई एप्सिलॉन 0 ये 6, so this is the amount of flux passing through this area. Now if I take this charge at one corner of this cube, चार्ज है ये एक कॉर्नर पे है क्यूब के, तो ये सेंटर में नहीं है, तो सभी 6 फेसेस में से इक्वल नहीं जा रहे हैं, इक्वल फ्लक्स नहीं जा रहे हैं। तो ये केस में अगर मुझे ये शेडेड रीजन में से कितने फ्लक्स जा रहे हैं वो अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो फिर से हम सिमेट्री का फंडा यूज करेंगे, इसको सिमेट्री खींच कर लाएंगे। कैसे? तो अभी हमने क्या किया, जो कॉर्नर पे था मैंने सेम ब्लॉक्स निकालकर उसको भी सेंटर में फिर से ला लिया। अभी ये सेंटर में है तो यहाँ ये फेस से ये वाले फेस से टोटल फ्लक्स बाय 6 इतना फ्लक्स जा रहा है, यहाँ पे टोटल फ्लक्स बाय 6। तो मुझे फिर से ये अगर चाहिए फाई ए, तो यहाँ इस फेस से समझो ये वाले फेस से बी जा रहा है टोटल, तो फाई बी बाई 4 और फाई बी जो है वो है फाई टोटल बाई 6। तो टोटल फ्लक्स हुआ फ्लक्स थ्रू ए हुआ टोटल फ्लक्स बाई 24। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये हुआ Q एनक्लोज, टोटल फ्लक्स जो है वो Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0 24।